कैसे कहेंगे कि किसी देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? देखिए, ये कुछ तत्व हैं, अगर ये पाए जाते हैं, ये विशेषताएं पाई जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो देश लोकतांत्रिक है। साथ में कौन सा है? प्रत्यक्ष है वहां पर। तो सबसे पहला है जिसे बोलते हैं हम रेफरेंडम या जनमत। जनमत दो शब्दों से मिलके बना है। जनमत दो शब्दों से मिलके बना है, जन और मत। जन का मतलब हुआ जनता, जनता का जो मत होता है उसे हम कहते हैं जनमत। अब जैसे कोई कानून का निर्माण करना है, कोई विकासात्मक कार्य करना है, कोई योजना बनानी है, अगर इन योजनाओं या विकासात्मक कार्य या कानून निर्माण में जनता की राय जानी जाए, है ना, तो इसे कहेंगे हम जनमत। अब हो सकता है ये बिना वोटिंग के माध्यम से जानी जाए या वोटिंग के माध्यम से जानी जाए, लेकिन जनता की राय मानी जाएगी। अब आगे चलते हैं हम, इसको बोलते हैं प्लेबिसाइड, इसको भी बोलते हैं हम जनमत संग्रह। इसमें भी जनता की राय जानी जाती है, लेकिन इसमें क्या है कि वोटिंग कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ वोटिंग होना कंपलसरी है, यहाँ अनिवार्य रूप से मतदान कराना पड़ेगा। दूसरा अंतर क्या है जनमत संग्रह में, कि जनमत संग्रह का जो प्रयोग करते हैं हम, वो बड़े सुधार के लिए, संविधान में परिवर्तन के लिए, कोई बड़ा कानून बनाने जा रहे हैं, छोटे कार्यों के लिए हम जनमत का प्रयोग करेंगे। जबकि कोई बड़ा कोई संवैधानिक कार्य करना है, संविधान में संशोधन करना है, तो जनमत संग्रह का प्रयोग करेंगे। और इसमें वोटिंग कंपलसरी नहीं होती है और यहाँ पर वोटिंग कंपलसरी होती है। तीसरा है इनिशिएटिव, जिसे हम कहते हैं पहल। पहल का मतलब जनता खुद इनिशिएट करती है, खुद से पहल करती है कि ऐसा कानून होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर जनता चाहती है कि जो स्वास्थ्य का अधिकार है वो मौलिक अधिकार होना चाहिए, राइट टू हेल्थ होना चाहिए, तो जनता ने ऐसा प्रपोजल रखा सरकार के समक्ष कि जो स्वास्थ्य का कानून है उसे मौलिक अधिकार बनाया जाए, मतलब स्वास्थ्य पर जितना भी खर्च होगा वो सरकार की जिम्मेदारी होगी। ऐसा कानून बनाया, मतलब ऐसा प्रपोजल किया और उस प्रपोजल को सरकार को भेजा, सरकार उसको एक्सेप्ट करेगी, इसे कहते हैं हम पहल। आगे है राइट टू रिकॉल, जिसे बोलते हैं हम वापिस बुलाने का अधिकार। अब किसी प्रतिनिधि को हमने चुनाव में निर्वाचित किया, चुना उसे, लेकिन हमें कुछ समय बाद लगा कि हमने जिस प्रतिनिधि को, शासक को चुना है, वो हमारी आकांक्षाओं, हमारी इच्छाओं के अनुरूप शासन नहीं कर रहा है, तो उसे समय से पहले, मतलब जैसे 5 साल के लिए चुना है, 5 साल के पहले भी हम उसे वापस बुला सकते हैं। एक इसकी प्रोसीजर होती है, प्रक्रिया होती है, उसके माध्यम से हम वापस बुला सकते हैं। तो अगर ये तत्व हैं तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे पहला जनमत, जिसके माध्यम से जनता अपनी राय बताती है, जनमत संग्रह से भी क्या है, राय बताती है, लेकिन इसमें वोटिंग कंपलसरी होती है। इनिशिएटिव मतलब कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो जनता के द्वारा इनिशिएट की जाती है, जनता पहल करती है ऐसा कानून होना चाहिए, यहाँ सड़क बननी चाहिए, यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। और चौथा है, अगर किसी प्रतिनिधि को चुन लिया है और उसका जो निश्चित कार्यकाल है उसके पहले भी उसे हटा सकती हैं, अगर वो जनता की आकांक्षाओं के रूप में कार्य नहीं कर पाता है। दूसरा है, इसे बोलते हैं हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, या जिसे मैंने कहा प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब कई बार क्या होता है कि जनता स्वयं, क्योंकि जनता या प्रजा की बात करें तो संख्या ज़्यादा होती है, सभी लोग शासन नहीं कर पाते हैं, सभी लोग एक मत भी नहीं हो पाते हैं, तो क्या करते हैं, अपने में से किन्हीं लोगों को, वो ये जनता है, इनमें से किसी एक व्यक्ति को या एक से अधिक व्यक्तियों को देश के अनुसार क्या है, शासक का प्रमुख या शासक नियुक्त कर देते हैं, चुन लेते हैं। ये जो शासक है, ये जो प्रतिनिधि है, जो कार्य करेगा वो इनकी इच्छाओं के अनुरूप काम करेगा, मतलब जनता जैसा चाहती है वैसा वो शासन करेगा। और जिस दिन ये जनता के अनुरूप शासन नहीं करेगा उस दिन वो जनता इसे हटा सकती है, तो इसे बोलते हैं हम प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब इसमें भी 2 प्रकार होते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र में। एक को बोलते हैं हम क्या, प्रेसिडेंशियल सिस्टम,
या हिंदी में इसे कहते हैं हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली। और दूसरा है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली। अब जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है वो अमेरिका में पाई जाती है, और जो संसदीय शासन प्रणाली है वो हमारे भारत में और इसके अलावा ब्रिटेन में भी संसदीय शासन प्रणाली है, वहीं से हमने इसको अपनाया है। दोनों में थोड़ा अंतर समझ लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली, इसमें क्या होता है कि इसमें विधायिका, जैसे हम भारत की बात करें तो विधायिका को हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, संसद। जो विधायिका है वो क्या काम करेगी, कानून निर्माण का काम करती है। दूसरी जो कार्यपालिका है ना, जिसे हम सरकार कहते हैं, सरकार क्या करती है, कानूनों को लागू करती है। लेकिन यहाँ खास विशेषता या सबसे मेन विशेषता क्या है इस सिस्टम की, कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे हमारे भारत में क्या है कि जो सरकार है वो संसद के निम्न सदन, अब आपको मालूम है कि हमारे यहाँ दो सदन हैं, एक को बोलते हैं हम राज्यसभा जो क्या है अपर हाउस है, और दूसरा सदन है आपका लोकसभा जिसे बोलते हैं निम्न सदन। तो हमारे संविधान में हम आगे पढ़ेंगे कि जो आर्टिकल 75 है उसका क्लॉज नंबर 3 में लिखा है कि जो मंत्री परिषद है, मतलब जो सरकार है, जो कार्यपालिका है, वो विधायिका के या संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। मतलब अगर लोकसभा में सरकार से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसे जवाब देना पड़ेगा, और अगर ये जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पे हम चर्चा करेंगे क्या होता है, उसके माध्यम से सरकार को पद से हटाया जा सकता है। मतलब सरकार कब तक पद पे रहेगी, जब तक लोकसभा में उसकी मेजॉरिटी रहेगी, सरकार के पक्ष में सांसद रहेंगे। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे दूसरी चर्चा करते हैं हम कि जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है इन दोनों में अंतः संबंध पाया जाता है। अंतः संबंध ऐसे कि सबसे पहले कोई व्यक्ति सांसद बनता है हमारे यहाँ, सांसद बनने के बाद ही वो कार्यपालिका का सदस्य मतलब मंत्री बनता है। अंतः संबंध मतलब जैसे 545 लोकसभा में सांसद हैं तो सबसे पहले क्या हुए, विधायिका के मेंबर। अब जब सरकार का गठन होता है इनमें से ही जो मंत्री हैं वो बनते हैं, लेकिन मंत्री बनने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि आपको सांसद होना चाहिए। अगर राज्यों की बात करें हम तो राज्यों में जो विधानसभा है, विधान परिषद है, उसका मेंबर होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो सरकार है, जो कार्यपालिका है, उसका जन्म कहाँ से होता है, विधायिका से होता है। तीसरी हम चर्चा करें कि यहाँ पर जो कार्यपालक होते हैं, कार्यपालक का मतलब होता है जो मुखिया होते हैं, शासन के अध्यक्ष होते हैं, शासनाध्यक्ष बोलते हैं इनको, हेड ऑफ द नेशन, वो दो होते हैं। एक होगा नाम मात्र का कार्यपालक, है ना, जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं, ये सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जबकि जो वास्तविक कार्यपालक होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री। मतलब सारी शक्तियां संविधान में राष्ट्रपति को दी हैं, लेकिन साथ में ही लिखा है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। तो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है प्रधानमंत्री। तो आप समझिए सबसे पहले क्या होगा कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, पहली विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था की। दूसरा है कि जो विधायिका है और कार्यपालिका दोनों कोरिलेट होते हैं, इनमें अंतर नहीं होता है, मतलब विधायिका से ही कार्यपालिका का सृजन या जन्म होता है। और तीसरा हमने चर्चा की कि इसमें दो कार्यपालक होते हैं, एक नाम मात्र का, एक वास्तविक का, और विस्तार से हम चर्चा करेंगे जब हम संसदीय शासन प्रणाली पढ़ेंगे।
दूसरा सिस्टम होता है राष्ट्रपति शासन प्रणाली या व्यवस्था। इसी को हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी कहते हैं। इसमें सबसे पहला क्या होता है कि जो विधायिका है ना, जैसे हम बात कर रहे हैं यूएसए की, राष्ट्रपति शासन प्रणाली कहाँ पर है? यूएसए में। तो विधायिका, जैसे वहाँ विधायिका को कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस में भी 2 हाउस हैं, है ना, एक को बोलते हैं हम सीनेट जो उसका अपर हाउस है, और दूसरा है आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये उसका लोअर हाउस है। विधायिका। दूसरा जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका मतलब वहाँ की जो सरकार है, और सरकार का हेड कौन है? वहाँ राष्ट्रपति है। आपको मालूम है इन दोनों का मतलब विधायिका के चुनाव अमेरिका में अलग होते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है। इन विधायिका के मेंबरों में से कोई राष्ट्रपति नहीं बनता है, और अगर वो बनता तो यहाँ से त्यागपत्र उसको देना पड़ता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति सरकार में है तो वहाँ विधायिका का सदस्य नहीं होगा। मतलब सेपरेशन होता है, पृथक्करण होता है विधायिका और कार्यपालिका के बीच, है ना। जबकि भारत में क्या होते हैं? एक दूसरे से कोरिलेटेड है। विधायिका के सदस्य क्या बनते हैं? कार्यपालिका के मेंबर। तो इसका पहला अंतर है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में क्या होते हैं? जो कार्यपालक होते हैं वो एक ही होता है। हमने भारत में पढ़ा कि कार्यपालक 2, नाम मात्र और वास्तविक। यहाँ पर कार्यपालक एक ही होगा। वो कौन होता है? राष्ट्रपति। यहाँ नाम मात्र वास्तविक जैसा नहीं होता है, वास्तविक ही कार्यपालक होता है। तीसरा, यहाँ उत्तरदायित्व नहीं पाया जाता। मतलब विधायिका का काम कानून निर्माण है, और जो कार्यपालिका है, राष्ट्रपति है, उसका काम है कानून का क्रियान्वयन करना। और संसद में ये अपने जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि ऐसे जवाब जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दिए जाते हैं, लेकिन जैसा संविधान में हमारे यहाँ लिखा है कि जवाब नहीं दे पाए, अगर संतुष्ट नहीं कर पाए तो आपको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसा यहाँ अमेरिका में नहीं है। राष्ट्रपति को हटाने की एकमात्र प्रक्रिया वहाँ पर उन पर महाभियोग लगाना। तो बेसिक अंतर हम समझे। संसदीय शासन प्रणाली भारत जो ब्रिटेन में है, और जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या राष्ट्रपति शासन प्रणाली है जो आपकी यूएसए में है। तो ये हमने दोनों पर चर्चा की। आगे हम बात करते हैं संविधान के प्रकार। संविधान अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर। तो 2 प्रकार के संविधान होते हैं। विकसित मतलब जिसका विकास हुआ हो, और निर्मित जिसे का निर्माण किया गया हो। फिर दस्तावेज। दस्तावेज मतलब होता है कि जैसे आप एक फाइल रखते हैं, उस फाइल में 10 पेज हैं, तो उस फाइल को हम कहेंगे दस्तावेज। वो लिखित होनी चाहिए तो उसे हम दस्तावेज कहते हैं। अगर वो नहीं लिखी है तो फिर दस्तावेज नहीं कहेंगे। तो इसमें 2 प्रकार के हैं। लिखित मतलब जो लिखा गया हो, और आलिखित। आलिखित का मतलब है कि जो क्रमबद्ध नहीं लिखा गया है ना। इस पर हम अभी चर्चा करने वाले आगे। और तीसरा होता है राजनीतिक प्रकृति के आधार पर। मतलब राज्य में शक्तियां कहाँ होंगी। जैसे एकात्मक। एकात्मक का मतलब है कि सरकार एक ही होगी, मतलब केंद्र और राज्य में नहीं बटी होगी, सारी शक्तियां केंद्र में ही निहित होंगी। इसे कहेंगे हम एकात्मक, यूनिटरी। फिर फेडरल या संघात्मक। इसमें क्या होता है? केंद्र भी होते हैं, राज्य भी होते हैं, जैसे अमेरिका में। और केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन क्लियर होता है, स्पष्ट विभाजन होता है। इसे कहते हैं हम संघात्मक। परिसंघात्मक एक कदम इससे आगे है संघात्मक से। परिसंघात्मक में केंद्र राज्य दोनों होते हैं, लेकिन राज्यों को केंद्र की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। इसे कहते हैं परिसंघात्मक। और चौथा, जैसे हमारा भारत है, राज्यों का संघ, जहाँ भारत जैसा देश है और भारत ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए उसमें राज्यों का निर्माण किया है, लेकिन जो शक्ति ज़्यादा है वो केंद्र में निहित होती है। तो ये राज्यों का संघ है। इन पर हम एक एक चर्चा करते हैं।